मुझे लगभग 30 हम्म। साल हो गए एलआईसी में काम करते हुए। 1995 से मैं एलआईसी में हूँ। बहुत बार हमने देखा है कि हमारे पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं कि मैम उन्होंने तो हमको बोला था 5 साल चला दो, अब हमको बहुत जरूरत है, आप हमारी पॉलिसी सरेंडर करा दो। हमने बिल्कुल करा देते हैं जब उनके पास में आता है कि हमको इतना मिल रहा है कि एक समझदार एजेंट उस फैमिली को पूरी तरीके से समझ ले और वो परिवार भी एक ऐसा एजेंट अपने साथ में लेकर आए जो एक फैमिली डॉक्टर की तरह। किस एज पे शुरू कर देना चाहिए अपना लाइफ इंश्योरेंस? हर एज पे मैच्योरिटीज अलग है, हर एज पे प्रीमियम अलग है, हर एज पे आपको कितने का इंश्योरेंस की आप पॉलिसी ले रहे हैं इसको चलाने के लिए, इसको फुली पे करने के लिए, इसकी पूरी मैच्योरिटी लेने के लिए, इसके बेनिफिट्स लेने के लिए आप पॉलिसी लीजिए, अदरवाइज पॉलिसी मत। बड़ी शिकायत है सोसाइटी में वो ये है, जो छोटी चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें होती है जिनकी वजह से क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। Hello friends, today we have our guest Anita ma'am. She has been into the industry of LIC for the last 30 years. और आज वो हमारे साथ हैं, वो हमसे साझा करेंगी अपनी LIC की पूरी जर्नी और भी बहुत कुछ उनकी लाइफ में है जो हम उनके मुख से सुनेंगे आज। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर VOI हेलो। चैनल। हेलो मैम, अदिति दिस साइड, कैसे हो आप? हेलो, बस बढ़िया, आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम, थैंक यू फॉर कमिंग मैम। ओके, थैंक यू जी। ठीक है मैम, स्टार्ट करते हैं। पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को, फिर हम आगे अपने क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। जैसा कि आपने मेरे को मेरा इंट्रोडक्शन में ही बोला कि मैं एलआईसी से हूँ, तो मुझे लगभग 30 साल हो गए एलआईसी में काम करते हुए। 1995 से मैं एलआईसी में हूँ। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि एग्जैक्टली LIC है क्या, अपने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी परिवार के लिए एलआईसी एक सुरक्षा कवच ना। आज भी एलआईसी वो काम करती है, वो शायद हमारे कोई और रिश्ते, कोई और संबंधी वो लोग नहीं करते जो एलआईसी करती है। देखिए, आज मेरे साथ में, मेरी फैमिली के साथ में कोई प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, तो कोई भी दूसरे संबंध के लोग, एक समय होता है, वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन वो आपके साथ सहयोगी होंगे। लेकिन एलआईसी एक ऐसी क्या बोले हम उसको, कि एक संस्था है या एक आपका परिवार की जरूरत का हिस्सा है कि वो हर समय आपके पास, जब जब समस्या है वो आपके साथ खड़ी होगी। और यही है कि एलआईसी हमारी फैमिली का एक हिस्सा होना चाहिए। पिछले 10 सालों में अगर बात करें तो आपको लगता है कि लोगों का जो परसेप्शन है वो चेंज हुआ है LIC को लेकर? हम एलआईसी की शुरुआत से बात करते हैं, तो एलआईसी का जो हम उसका जन्मदिन जब मनाते हैं, 1 सितंबर 1956 भारत ओके। सरकार ने इसको हम्म लागू किया। और हम्म एलआईसी उस समय जो थी ना, उसको, उसकी स्थापना के पीछे जो रीजन था, वो रीजन सिर्फ वही था कि भारत शुरू से लेकर कृषि प्रधान देश रहा है और फाइनेंशियली भी लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते थे। तो जब कभी कोई व्यापारी वर्ग या किसी परिवार के साथ में कोई ट्रेजेडी हो जाती थी, तो कुछ लोगों को हेल्प करनी पड़ती थी। तो वहां पर करेक्ट। इस विचारधारा का जन्म हुआ कि क्यों न हम लोग अपनी सेविंग में से, अपनी जो भी हमारे पास में आमदनी का साधन है, उसमें से कुछ एक एक बूंद बूंद हम लोग इकट्ठा करके रखें और अपने समूह के लोगों के लिए, जब हमारे साथ में परेशानी में है, वो इमरजेंसी जो हमने इकट्ठा किया हुआ है, वो उस व्यक्ति को मदद के रूप में मिल जाए। ये एक्चुअली एलआईसी का जन्म इस भावना से, इसी धारणा से हुआ है। तो 1956 के बाद में एलआईसी को भारत सरकार ने रजिस्टर्ड किया और उसको एक जरूरत के लिए लागू कर दिया। लेकिन 25 साल तक, बल्कि 30 साल तक एलआईसी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। और इतनी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि लोगों की एक भावना थी कि एलआईसी हम तभी करें कि जब किसी के साथ कुछ हो जाए, मतलब कोई ट्रेजेडी हो जाए। तो एक लोगों ने एक अनहोनी वाला वहम पाल लिया था उसके लिए विपदा, हाँ। कि एलआईसी करेंगे तो गलत हो जाएगा। समझे सिंपल भाषा में, कि एलआईसी मरने के लिए होता है।
तो एलआईसी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो अब थोड़ा-सा फ़र्क आया है कि लोगों की भावनाएँ चेंज हुई हैं। जब हमने 1995 में काम शुरू किया था, तो हमने ये सारी चीज़ें फेस की थी उस समय। लोग अच्छा नहीं मानते थे। एलआईसी को लेकर लोग कहते थे, "नहीं-नहीं, हम अपने बच्चों के लिए पॉलिसी करेंगे। नहीं-नहीं, हम अपने पति के लिए। ना, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं-नहीं, हमारे लिए भगवान की दया से सब कुछ ठीक है।" तो इस तरह की चीज़ें हमने बहुत फेस की थी। तब जो हमारा काम करना था, वो थोड़ा-सा स्ट्रगल था। लेकिन अब जाके तो ये है कि इतनी तो जागरूकता आ ही गई है कि लोग समझते हैं कि एलआईसी क्या है। आया है अब तो थोड़ी-सी एजुकेशन भी थोड़ा-सा पहले से ग्रो अप हुई है और थोड़ा-सा विचार तो चेंज हुआ है। अब टैक्स सेविंग भी रहती है, इंश्योरेंस भी रहता है, टर्म प्लान भी लोग समझने लगे हैं, तो अब काफ़ी चेंज है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था कि ये इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। 1956 बोला आपने। 56 बताओ। जी, जी, बिल्कुल। तो हाँ, बहुत लंबा टाइम हो गया एलआईसी मतलब को। काफी टाइम लग जाता है लोगों के माइंडसेट को चेंज करने में। इतने सालों की मेहनत के बाद बिल्कुल। अब जाके लोग थोड़ा, मतलब अब तो मुझे लगता है कि नीड है लोगों को अब हाँ, हाँ। हालात इतने बदल चुके हैं कि लोगों को समझ आता है कि ये इसके बिना काम नहीं हुँ। चलेगा। नहीं, करेक्ट। एक एक चीज़ ये भी है ना, उस समय हमको डोर टू डोर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आज हम घर पर बैठकर काम करते हैं, अब हमारे पास कॉल आते हैं, है ना? लोग समझते हैं, तो खुद हाँ, होके भी कई बार बात करते हैं, ये तो है। बिल्कुल। हुँ, सो थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स पे मैं बात करना चाहूंगी आपसे। तो आप जी, पहले से थोड़ा-सा ब्रीफली बताएँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो एकदम से नहीं समझ में आती हैं अनलेस कि आपने किसी के साथ बैठ के समझाओ, जैसे कि टर्म, एंडोमेंट, यूलिप्स, ये सब टर्म्स होती हैं। तो मेन क्या टाइप्स हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो? यही है जो आपने बोला, टर्म प्लान है, रिस्क कवर रहती है ओनली फॉर रिस्क कवर और उसमें ये रहता है कि प्रीमियम बहुत कम हो जाती है, लॉन्ग पीरियड के लिए हम लाइफ को कवर कर सकते हैं। दूसरा इन सेविंग के पर्पज़ से एंडोमेंट प्लान्स रहे मेडिकल हो गया, अब एलआईसी मेडिकल भी करती है, साथ से ओके। रिलेटेड रहता है जो और एक्सीडेंटल केसेस रहते हैं, मनी बैक टाइप के प्लान रहते हैं, बच्चों के लिए उनके एजुकेशन के प्लान रहते हैं। तो हर फैमिली की अपनी अलग-अलग नीड्स रहती हैं, उस तरह के प्लान्स हैं एलआईसी में। भई आज में जो भी किसी भी फैमिली का कोई मुखिया है और वो अर्निंग पर्सन है ना? कल को अगर उस व्यक्ति के साथ में कोई ट्रेजेडी हो जाए, ट्रेजेडी का मीन्स एलआईसी का एक ही है कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर पीछे से फैमिली का क्या, है ना? तो अच्छा। उस समय पर एलआईसी बहुत कम प्रीमियम पे हाईली रिस्क कवर देती है और वो उसकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षित मनी होती है वो। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे अभी आपने टर्म प्लान बताया जिसमें ये बोल रहे हैं, आपने ये बताया कि रिस्क कवर होता है। फॉर एग्जांपल जो भी मैंने प्लान लिया है उसका मैं प्रीमियम भर रही हूँ एवरी ईयर समवेयर अराउंड 20,000। तो मुझे ये पता करना है कि ये जो प्लान है, एक तो मेरी किस एज तक मेरा रिस्क कवर करेगा? टर्म प्लान में एक्चुअली ना प्रीमियम हम जितने लंबे समय का लेते हैं उतना समय हमें प्रीमियम पे करना ही होता है, ठीक है? एक तो ये भी अच्छा, होता है। लाइफ लॉन्ग, हाँ, लाइक हाँ, हाँ। टिल द टाइम हाँ आई जी, हाँ जी। वांट रिस्क टू बी कवर्ड, है ना? जी, तब तक मुझे जी, प्रीमियम भरना जी। पड़ेगा। हाँ जी, और ओके। सिंगल प्रीमियम के मोड में भी हम जा सकते हैं। सिंगल प्रीमियम भी रहता है कि एक बार एक मुश्त रकम जमा कर दी हमने और हमारे पास में प्लान हम्म। मिल गया, ऐसा भी होता है। पर वो प्लान में जो प्रीमियम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा तो अच्छा, यही कहना होता है कि भई ईयरली प्रीमियम पे की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, एक चीज़। ज़्यादा अच्छा। दूसरा हर ऐज पे मैच्योरिटीज़ अलग हैं, हर ऐज पे प्रीमियम अलग है, हर ऐज पे आपको कितने का इंश्योरेंस मिलेगा वो भी अलग है। अलावा अच्छा। इसके बीइंग अ लेडी आपको ये भी देखना हुँ। पड़ेगा हमको, आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपकी कितनी इनकम है, आप कितने लंबे तक हुँ, समय तक और काम कर पाएँगी, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तीसरा पॉइंट ऐज के अकॉर्डिंग जैसे-जैसे हम थोड़ी-थोड़ी हमारी ऐज बढ़ती जाएगी 25 के बाद में, हमारे हुँ, हुँ, मेडिकल के भी क्राइटेरियाज़ बढ़ते जाएँगे। लंबा हुँ, समय शॉर्ट, लंबी प्रीमियम, लंबा हमारा जो ऐज, ये सारी चीज़ें हमारे फिर मेडिकल को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो जितना हम हुँ। बड़ी ऐज में जाकर लेते हैं, उतनी ज़्यादा हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बड़ा मतलब उसको टर्म प्लान को लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस केस को कंप्लीट करने के लिए लगती हैं। काफ़ी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। हुँ। एकदम बहुत ईज़ी नहीं होता है ओ, कि हमने टर्म प्लान अप्लाई किया और हमने ले लिया, नहीं। तो ये सब जी। एंडोमेंट प्लान में नहीं होता है? हाँ, एंडोमेंट में रहता है, एंडोमेंट की कंडीशंस अलग हो जाती हैं।
क्योंकि एलआईसी हाईली रिस्क कवर पर आपको बहुत ज्यादा पैसा दे रही है। तो जब आपको बहुत ज्यादा दे रही है तो आपसे बहुत सारा सिक्योरिटी भी मांगेगी ना वो आपसे, कि कल को पता चला कि मुझे कोई डिजीज है और मैंने वो पॉलिसी ले ली, टर्म प्लान ले लिया, तो नहीं मिलेगा ना जब तक कि हम ये ना बता पाए एलआईसी को कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम्म, नहीं तो फिर तो क्लेम ही तो क्लेम होते रहेंगे, हर कोई ले लेगा। एंडोमेंट में प्रीमियम ज्यादा हो जाती है, एंडोमेंट में प्रीमियम ज्यादा हो, अच्छा, और एंडोमेंट में एलआईसी ओके, को मैच्योरिटी आपको देनी ही देनी है, उसको उसमें आपको बोनस देना ही देना है। और इसमें जो अमाउंट रहता है, जो प्रीमियम अमाउंट रहता है, वो रिफंडेबल नहीं होता है। अच्छा, ये बेसिक अंतर ओके, होता है। हम्म। ठीक है, ठीक। तो एक एक कॉमन पर्सन के लिए जी। जी। अम, उसको उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अगर उसे लाइफ इंश्योरेंस लेना है, उसके लिए डिसीजन मेकिंग करनी है, तो क्या उसको अपना राइट तरीका क्या रहेगा उसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको ये देखना है कि मेरी इनकम कितनी है और मैं उसमें कितना इन्वेस्ट कर पाऊंगा। ठीक है। हम्म, छोटी से छोटी प्रीमियम लेने के लिए भी ना कम से कम अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 500 रुपए तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए पर मंथ। इससे कम पॉलिसी नहीं होती है। तो फर्स्ट तो ये रहता है कि मैं अपनी इनकम देखूं। सेकंड रहता है कि हम्म, मेरी फैमिली की नीड क्या है, मेरी फैमिली की नीड क्या ओके, है ना। भाई हम्म, मेरी पर्सनालिटी उस फैमिली में क्या है कि भाई मेरे जो बड़े हैं वो मेरे साथ में है, प्लस मेरे बच्चे मेरे साथ में है। ऐसा भी होता है, बहुत लोग न्यूक्लियर फैमिली रहती है तो अकेली मैं हूँ, मेरा एक बच्चा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो फैमिली वाइज हर व्यक्ति की बिल्कुल, रिक्वायरमेंट अलग है। इसी के लिए ही एजेंट को बीच में रखा गया है, जिसको अभिकर्ता कहते हैं। वो ही आपकी नीड बताता है। जैसे हम एक फैमिली हम्म, डॉक्टर को अपनी हम्म, चीजें बताते हैं ना, एक सही तरीका हम्म, एलआईसी की पॉलिसी लेने का यही है कि आप किसी अच्छे और अनुभवशील कोई अभिकर्ता को का आप चुनाव करें और उसको आप अपनी सारी फैमिली के बारे में बताएं, अपनी सारी जरूरतों के बारे में बताएं। वो आपको सही सलाह देगा, तभी हम बिल्कुल, पॉलिसी लें। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हमने अपने किसी और प्रलोभन को लेके हमने किसी से भी पॉलिसी ले ली और वो व्यक्ति भी आपको प्रलोभन देके और वो पॉलिसी देके चला गया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म, जी, जी, बिल्कुल सही बोला, जी। क्योंकि यहीं पे जी। गड़बड़ हो जाती है। मतलब ये इंश्योरेंस तो बहुत बाद में बहुत आता है, पहले एजेंट बहुत सही होना चाहिए। हाँ, एजेंट सही होना है ना? चाहिए। अगर आप उस पॉलिसी को, उस पौधे को आप हुँ, वृक्ष नहीं बनाएंगे, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एलआईसी की कोई सी भी नहीं किसी मिलेगा। किसी भी प्रकार की पॉलिसी बीच में बंद कर देना, सरेंडर करना, ऑलवेज आपको नुकसान ही होगा, हमेशा नुकसान होगा। अच्छा। मैं ये जानना चाह रही थी मैम, आपने एजेंट की बात करी, तो क्या अगर जी। किसी को एलआईसी की कोई भी पॉलिसी लेनी है, तो जी। क्या डायरेक्ट का ऑप्शन होता ही नहीं है कि आप डायरेक्टली ऑफिस में जाके ले सको? क्या हम इट इज़ हाँ, ऑलवेज़ होता है। थ्रू एजेंट्स? नहीं, नहीं होता है, डायरेक्ट भी जाके ले सकते हैं, डायरेक्ट भी अच्छा, जाके लेते हैं। हाँ जी। पर इतनी तो जागरूकता डायरेक्ट हमारे वाले देश में अभी है नहीं। 100 में से रेयर 1 या 2% लोग होते हैं जो डायरेक्ट जाके पॉलिसी लेते हैं। अदरवाइज तो एजेंट के थ्रू ही होता है। हाँ, बिकॉज़ जब एजेंट्स जा रहे हैं घर पे तोड़ने, तो इतना मुश्किल हो रहा है कन्विंस होने में, तो लोग खुद से तो कहाँ ही जाएँगे। मैं बता दूं हुँ, आपकी जानकारी के लिए, एलआईसी का जो फर्स्ट जो है ना, जो हमारी बुकलेट है, जो हमारी बुक है एलआईसी की, उसमें पहली हुँ, लाइन हुँ, लिखी हुई है कि एलआईसी क्या है, बीमा क्या है। उस पे लिखा हुआ है हुँ, कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, विदाउट रिक्वेस्ट हुँ, कोई पॉलिसी नहीं लेता। उसमें पहली लाइन ही यही है हुँ, कि बीमा हुँ, आग्रह हुँ, की विषय वस्तु है। आपको आग्रह किया जाता है, आपको समझाया जाता है कि आपको पॉलिसी की क्यों जरूरत है, और तब हम उस हुँ, पॉलिसी को लेने के लिए कितना ना सोचते हैं, उसके बाद जाके हम पॉलिसी लेते हैं। सही करेक्ट। बात है। इन केस मैम, अगर गलती से कोई चला गया एलआईसी ऑफिस और जी। उसने डायरेक्टली वहां से ले ली गलती पॉलिसी, नहीं है, समझदारी तो है। नहीं, मतलब हमारे देश में जी। तो एक जी। गलती के समान है ना, जैसे कि आप इतनी बता रही हैं कि समझदारी लोग कि जाते कोई ही नहीं अपने आप से ये जाग रहा है कि भाई मुझे पॉलिसी है। चाहिए, तो बहुत हाँ, अच्छी बात है। जी। और अगर वो गया और उसने वहां से कोई पॉलिसी ले ली, तो जी। उस सिचुएशन में भी उस पॉलिसी को किसी न किसी एजेंट के अंडर ही डाला जाएगा ना, हाँ जी, बिल्कुल। है ना? तो वो अलॉटमेंट वहाँ का बैक ऑफिस करेगा जिसके पास आप जाएँगे। हाँ जी।
है ना? नेचुरली सिंपल, तो बहुत सिंपल है। आप एलआईसी ऑफिस गए हैं, आप किसी अधिकारी के सामने बैठे हैं, आपको वो पॉलिसी बता रहा है, आप एग्रीड हैं उस पॉलिसी के लिए, उस समय जो भी एजेंट अवेलेबल होगा उसको बुला के वो फॉर्म भरवा के उसका एजेंट रिपोर्ट एक लगती है, वो लगा देगा। हुँ, फिर और फिर उसी एजेंट पे वो हमें भी आगे हमारे जाकर ऊपर है कि हम उस एजेंट का नंबर लें, हम उस एजेंट को बराबर बुलाकर हम हुँ। उससे बात करें, हम टाइम टाइम पर उससे प्रीमियम पे करवा। आपने टर्म इंश्योरेंस की बात की और ये बहुत ही कॉमन है। टर्म इंश्योरेंस तो सबसे ज़्यादा जी, कॉमन ऑप्शंस में आता है। जी, तो जी। ये कब लोगों को लेना चाहिए उसका थोड़ा-सा आइडिया आपने दिया था, बट किन केसेस में इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आप बता सकते हो? नहीं, लेना तो सभी को ही चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? हाँ, बट ये है कि अगर मुझे कोई अम, बीमारी है, किसी प्रकार का मेरे को फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, तो एलआईसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। फिर मैं उस पॉलिसी को ना लूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, कई कई बार एजेंट छुपा लेता है, कई बार पार्टीज़ छुपा लेती हैं। हाँ, दिक्कत आती है, बहुत बार हुँ, क्लेम नहीं मिल पाता है, बहुत बार होता है। वैसे एलआईसी का रिकॉर्ड है, अच्छा। 99.9% एलआईसी क्लेम करती है। अगर सही जानकारी एजेंट ने दी है, सही जानकारी अगर व्यक्ति विशेष ने दी है, तो हुँ। बिल्कुल एलआईसी क्लेम देती है। हाँ, अगर कुछ भी दोनों तरफ से नहीं छुपाया गया है, तो जी, फिर जी, जी। ये 99.9% ये ये क्लेम हमारी मिलेगा। ये हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है ये। एक एजेंट की भी हुँ, और एक व्यक्ति विशेष की भी जो पॉलिसी ले रहा है, उसकी बिल्कुल ज़िम्मेदारी है हुँ, कि हम बहुत ईमानदारी से, बहुत वफ़ादारी से, हम अपनी बहुत स्पष्ट होकर हम अपनी बात रखें और तब हम कोई पॉलिसी लें, ताकि हमको उसका बेनिफिट मिल पाए। क्या होता है कई हुँ, बार ऐसा भी हमने अपने समाज में देखा है कि लोगों को प्लान ले रखा है और फिर उस पे अचानक किसी के साथ में ट्रेजेडी होगी, फिर वो पॉलिसी का उसको क्लेम नहीं मिला, तो वो व्यक्ति हुँ, अपनी बात ना कहकर वो समाज में इस तरह की बात फैलाता है कि अरे हमको क्लेम नहीं मिला, अरे हमको क्लेम नहीं मिला। जबकि हुँ, एलआईसी अगर किसी क्लेम को डिनाय करती है, तो बाकायदा हुँ, आपको उसका रीज़न भी वो रिटर्न में देती है, कि ये एलआईसी का क्लेम क्यों नहीं किया गया है। ऐसे बहुत सारे केसेज़ आते हैं हमारे पास में। हुँ। रीज़न होता है अच्छा। बराबर उस चीज़ का। जी, बिल्कुल। तो मैम ये जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उस जी, वक़्त हमें लाइफ इंश्योरेंस को भी इंक्लूड करना चाहिए ना? बिल्कुल। बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल ये कहती हूँ, बल्कि समाज में, हर घर में, हर परिवार में ये चीज़ हुँ, जाना हुँ, चाहिए कि अगर मैं ₹10 मेरी इनकम है, तो मुझे कम से कम हुँ, कुछ नहीं तो 50 पैसा या ₹1 मुझे अपनी सेविंग के लिए करना ही चाहिए और होना ही चाहिए ये। हुँ, क्योंकि एसआईसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको हुँ, इमरजेंसी में काम आने वाली है और इमरजेंसी आपके जीवन में कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। हो सकती ये है, बिल्कुल करेक्ट। हर व्यक्ति को मैं तो ये कहती हूँ कि हर व्यक्ति के उसमें ये चीज़ दिमाग में ये चीज़ डाल देनी चाहिए कि आप अगर ₹10 कमा रहे हैं, 50 पैसे आप अपनी सुरक्षा के लिए अलग कीजिए। ये बिल्कुल एक नीड होनी हुँ, चाहिए। करेक्ट। और राइट एज क्या है मैम? अगर मैं आपसे पूछूं कि किस एज पे शुरू कर देना चाहिए अपना लाइफ इंश्योरेंस प्लान? मिनिमम कोई न्यूबॉर्न बेबी का हम इंश्योरेंस करते हैं 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद। 90 दिन के बाद हम उसकी 90 पॉलिसी डेज। करते हैं, ये मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है 75 ईयर पर मैच्योरिटी होना चाहिए। तो कुछ प्लान अच्छा। जैसे 10 साल के लिए है, कुछ प्लान 15 साल के लिए है, तो उस हिसाब से कि 75 ईयर पर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाए। और अगर मैं जी। पूछूं कि एक इंडियन फैमिली के लिए एक जो सम एश्योर्ड होता है, एवरेज सम एश्योर्ड कितना आपके हिसाब से होना चाहिए? ये भी हर फैमिली का अपना अलग-अलग है, क्योंकि कोई हम्म, फैमिली ₹10,000 इन्वेस्ट कर सकती है, कोई फैमिली ₹1,00,000 इन्वेस्ट कर सकती है। इनकम के वो बेसिस पे। है ना? हाँ, वो फिर हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि भई आज ज़रूरत तो हाँ, हर किसी को बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उतना पे भी तो कर पाऊँ और फिर मैं उतना दिखा भी पाऊँ कि हाँ, मैं इतनी इनकम है मेरी, मैं इतना पे कर सकता हूँ। सारी चीज़ें एक-दूसरे से करेक्ट, रिलेटेड है करेक्ट। ना? जी, अलग-अलग पॉलिसीज़ के प्रीमियम अमाउंट्स अलग-अलग होते हैं। जी। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो प्रीमियम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी के प्रीमियम्स इतने अलग होते हैं? हुँ, हाँ, उसमें ये रहता है कि कुछ पॉलिसीज़ जैसे सिंपल एंडोमेंट प्लान होता है,
तो उसमें आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो आपका बीमा धन है प्लस आपको बोनस दे दिया जाएगा। कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसमें एक्सीडेंटल डबल कर दिया जाता है कि भाई इसमें हम एक्सीडेंट का आपको डबल देंगे, तो वो प्रीमियम बढ़ जाती है। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है मैच्योरिटी होने के बाद भी आपका रिस्क कवर जारी रहता है, उसकी प्रीमियम्स अलग हो जाती हैं। जैसे एलआईसी का जीवन आनंद प्लान था, आज भी है। वो उसमें यही है कि आप जैसे पॉलिसी मैच्योरिटी ले लेंगे, उसके आफ्टर 100 ईयर तक आपके पास में जितने का आपने प्लान लिया है, उतनी की पॉलिसी आपकी बराबर फिर भी चलती रहेगी विदाउट एनी प्रीमियम पे। आपसे एलआईसी कोई प्रीमियम नहीं लेगी और उतनी ही की ही पॉलिसी आपको दोबारा देगी और वो रिस्क कवर अमाउंट आपका 100 साल तक रहेगा। कुछ पॉलिसीज होती है उसमें हम एक्सीडेंटल रिस्क कवर ज्यादा डलवा देते हैं, तो वो पर 1000 उसका कुछ रहता है 1.5 1, तो उस तरीके से उसका प्रीमियम उस पर इफेक्ट कर जाता है। जैसे आपने बताया ना कि हम ऐड जी करवा दें, ये सब चीजें मतलब हमारे हाथ में होता है कि किसी एक पॉलिसी में कुछ चीजें हाँ ऐड कर या सकते हैं सब्ट्रैक्ट ना। की जा हाँ हाँ, इंडोमेंट प्लान्स में हम लोग एक्सीडेंटल अपने अपने उससे डलवा सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। और कुछ अच्छा पॉलिसी में तो ऑलरेडी लग के ही आता है, कुछ पॉलिसीज में नहीं होता है कि मिनिमम 90 डेज पर हम पॉलिसी ले सकते हैं बच्चे को। तो उसमें रहता है कि हम प्रीमियम वेव लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, खाली बच्चे के लिए ही रिस्क कवर लेना चाहते हैं। तो अगर हम फादर को या मदर को हम उसमें प्रपोजल इंक्लूड कर रहे हैं और हम प्रीमियम वेव लेन करना कराना चाह रहे हैं, तो वो प्रीमियम में अंतर आ जाता है ना। उसमें फादर पर और बच्चे पे दोनों पे रिस्क कवर है। तो ऐसा भी कोई इस ऑप्शन तरीके अवेलेबल है जहां पर हम बेनिफिट्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना भी प्रीमियम कॉस्ट को कम कर सकते हैं? नहीं नहीं, अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो उस हिसाब से प्रीमियम तो इफेक्टिव होगी ही होगी। देखिए प्रीमियम तो डिसाइडेड रहती हैं, है ना, उसमें कम ज्यादा नहीं होता है। हमारा जो रेडी रेगुलर रहता है उसमें प्रीमियम पहले से ही डिसाइडेड होकर आती है कि इस एज पर इतनी प्रीमियम, इस एज पर इतनी प्रीमियम। बट उसमें एक समझदार एजेंट एक काम जरूर करता है, जो मैं पर्सनली ओके मैंने काफी लोगों को इस तरह के प्लान्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी व्यक्ति से 50,000 की प्रीमियम ले रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, 50,000 पे लगभग 10 लाख के आसपास का प्लान मिल जाता है आप लोगों की एज पे, उससे मैं 5 और 6 हजार रुपए और ले लूंगी, ठीक है। तो जो व्यक्ति मुझे 50,000 रुपए दे रहा है वो मुझे 55,000 रुपए भी देगा, समझ रहे हैं। तो वहां जब मैंने 5 और 6 हजार रुपए में उसमें काउंट करा दिए, तो आपका जो प्लान है वो चेंज हो गया। वो प्लान कैसे चेंज हो गया कि 10 लाख रुपए की तो आपको जो मैं पॉलिसी पहले से ही 50,000 रुपए पे दे रही थी वो हो गया, ठीक है। उस पे आपको 10 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। 5 और 6 हजार रुपए में मैंने उसमें आपका टर्म प्लान इंक्लूड कर दिया, वो पॉलिसी आपकी अब 35 लैक्स की हो गई, 25 लाख रुपए का अच्छा इंश्योरेंस उसमें काउंट हो गया। तो ये फिर एजेंट हाँ पर्सनली कुछ ऐसा एक दो फ्लेवर मिला के एक बंच पकड़ा देता है आपको, तो उसमें आपको लगता है कि मैंने 35 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और प्रीमियम तो मैं 55,000 ही दे रहा था। जो 10,000 रुपए पे 10 लाख रुपए पे मैं 50,000 रुपए दे रहा हूँ, 35 लाख रुपए पर भी मैं 55,000 रुपए प्रीमियम दे रहा हूँ। तो वो एक ना एक स्मार्ट वो दिख जाता है, एक लगता है कि हाँ ये सही काम हो गया। तो वहां किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि अच्छा मैंने प्रीमियम भी ठीक ठीक दे दिया, मेरा रिस्क कवर भी अच्छा हो गया और विद बोनस तो मुझे पैसा वापस मिलना ही है। इस तरीके से फिर आप एक प्लान, दो सही तीन प्लान का बंच बना के दे देते हैं, एक पैकेज पकड़ा देते हैं उनको। तो वो जो आप कहना चाह रहे हैं ना, वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। जी मैम, ये टर्म प्लान के साथ नहीं कर सकते ना ये चीज? ये सिर्फ एंडोमेंट हाँ, प्लान्स में कर सकते हैं टर्म ना? प्लान के साथ कर सकते हैं ना। टर्म प्लान के साथ में आप दूसरे प्लान भी ले सकते हो। मैंने अच्छा, अभी जो मिक्स कर आपको देंगे 50,000 रुपए और 55,000 रुपए की जो वो बताया ना, ज्वाइन करके के बताया, वो कॉम्बिनेशन में। यही बताया कि 5 और 6 कम प्रीमियम पे आपको टर्म प्लान ठीक ही है, ठीक। मिलेगा ना, क्योंकि वो रिफंडेबल नहीं होता इसलिए उसकी प्रीमियम कम होती है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा है क्लेम को लेकर। अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो कितना होगा आपके हिसाब से? 99% बिल्कुल मिलते हैं क्लेम एलआईसी के, हम्म। बिल्कुल। बहुत रिलायबल, बहुत ईमानदार संस्था है। यहाँ आपको क्लेम मिलने ही हैं, अगर आपने और आपके एजेंट ने एलआईसी को सही जानकारी दी है तो।
कोई कोई हम्म रीज़न नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता। अगर आज आपने पॉलिसी ली है ना, आज पॉलिसी ली है आपने और पॉलिसी जैसे ही कंप्लीट हुई, आपको पॉलिसी नंबर अलाउड हो गया, उसके तुरंत सेकंड डे भी अगर आपके साथ में कुछ घटना घट जाती है और आप क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं, आपको क्लेम मिलेगा, बट जानकारी सही होनी हम्म चाहिए। एक कूलिंग पीरियड भी होता है ना कुछ पॉलिसीज में कि इतने साल चलना ही चाहिए, उसके बाद ही अगर आप क्लेम करते हो तभी मिलेगा। एलआईसी की हम्म पॉलिसी आप बीच में उसको हम्म ब्रेक करना चाहेंगे तो आपका नुकसान होगा ही। ये तो हम्म किसी भी एजेंट को मार्केट में ये चीज़ पहले से ही बोल देना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि एक समझदार एजेंट उस फैमिली को पूरी तरीके से समझ ले और वो परिवार भी एक ऐसा एजेंट अपने साथ में लेकर आए जो एक फैमिली डॉक्टर की तरह हो। उसमें आपकी नीड्स, आपकी कमियाँ, आपकी कमजोरियाँ सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो आपको एक पॉलिसी दे, ताकि वो पॉलिसी कंप्लीट हो, मैच्योर हो, उसको बीच में ब्रेक ना करना पड़ जाए। क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी को आप 1 साल पहले भी मैच्योरिटी के 1 साल पहले भी सरेंडर करते हैं, तो नुकसान होता है, नुकसान होता है। कई बार एजेंट भी इस तरह की बात कर जाते हैं, "अरे! आप 5 साल चला देना, पॉलिसी फिर बंद करवा देंगे।" हाँ, बहुत बार हमने ये देखा है कि हमारे पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं कि मैम उन्होंने तो हमको बोला था 5 साल चला दो, अब हमको बहुत ज़रूरत है, आप हमारी पॉलिसी सरेंडर करा दो। हमने बिल्कुल करा देते हैं, जब उनके पास में आता है कि हमको इतना मिल रहा है, तो कहते हैं ये तो हमारा जमा का आधा भी नहीं मिल रहा हमको। ये एजेंट को बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल बोल के रखना चाहिए मार्केट में कि आप पॉलिसी ले रहे हैं इसको चलाने के लिए, इसको फुली पे करने के लिए, इसकी पूरी मैच्योरिटी लेने के लिए, इसके बेनिफिट्स लेने के लिए आप पॉलिसी लीजिए, अदरवाइज़ पॉलिसी मत। तो रिजेक्शन, अगर क्लेम रिजेक्शन हो रहा है तो एक तो आपने बताया कि अगर सारी डिटेल्स नहीं दी गई हैं, हुँ, एक वो बहुत मेजर रीजन है कि रिजेक्शंस होते हैं बिल्कुल, क्लेम के। इसके अलावा बिल्कुल। भी आपको लगता है कोई और रीजंस हैं क्लेम के, क्लेम ना नहीं मिलता रास्ता? रीज़न्स तो यही रहते हैं कि जब जैसे हर पॉलिसी का क्लेम में भी थोड़ा-थोड़ा अंतर है कि फॉर हम्म एग्ज़ाम्पल कि कोई भी पॉलिसी में अगर क्लेम होता है, तो बिफ़ोर हम्म 3 साल अगर क्लेम हो जाता है, हम्म तो उस हम्म क्लेम में एलआईसी मतलब उस क्लेम की इंक्वायरी बिठाती है। बाकायदा उस अच्छा। पॉलिसी होल्डर के घर पे जाके पूरी इंक्वायरी की जाती है कि ये अर्ली क्लेम क्यों हुआ? अचानक से ये ऐसा क्यों हम्म हुआ? अगर उसकी डेथ किसी एक्सीडेंटल वगैरह कारण से होती है, एक्सीडेंट से हुआ है, कोई घर के अंदर ही कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, कोई जीने से गिर गया, बस एक्सीडेंट हो गया, अपनी पर्सनल गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। इस तरह के केसेस में तो हम्म क्लेम ईज़ी हो जाता है क्योंकि वो एक्सीडेंटल माना जाता है। उसमें पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर वगैरह लग के एक बाकायदा एक फॉर्म आता है, वो सारा फिल अप करके आप देते हैं तो क्लेम हो जाता है। अगर अर्ली हम्म क्लेम में कोई बीमारी रीज़न बन गया और उसके बाद वो क्लेम हुआ है बिफोर 3 साल, तो वहाँ पर हम्म इंक्वायरी हो जाती है कि क्या इंटेंशनली तो पॉलिसी नहीं ली गई? वो किस तरह की हम्म बीमारी थी? क्या अचानक से हो गई हम्म क्या बीमारी? या ये इस फिर हम्म जहाँ पर वो हॉस्पिटलाइज़ हुआ होगा या उसका पहला कोई हेल्थ इश्यू रहा होगा, इस सब की पूरी जानकारी एलआईसी लेती है। और उसमें अगर ये चीज़ आ जाती है, एलआईसी को थोड़ा शक के दायरे में भी आ जाता है कि हाँ, जिस समय ये पॉलिसी ली गई उसको ये प्रॉब्लम था, एलआईसी क्लेम नहीं देती, हम्म नहीं होता है। और हम्म तीसरा क्लेम का रहता है सुसाइड केस। तो सुसाइड का भी वही रहता है कि 1 साल का एलआईसी ने टाइम दिया हुआ है। कोई भी पॉलिसी हम्म का हम सुसाइड क्लेम नहीं ले सकते जब तक पॉलिसी कम से कम 1 साल ना चली हो, क्योंकि वहाँ पर हम्म इंटेंशन अलग हो जाता है। सुसाइड मीन्स होता हम्म है कि आप तुरंत आपके आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में कोई प्रेशर आया, कोई ऐसा आपके ऊपर दबाव बना और आपने सुसाइड कर लिया। तो वहाँ हम्म एलआईसी 1 साल का टाइम देती ही इसीलिए क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम 1 साल बाद सोच के हम पॉलिसी लेंगे, कि भई 1 साल बाद मुझे सुसाइड हम्म करना है और फिर मुझे पॉलिसी का क्लेम मिलेगा। ऐसा नहीं होता क्योंकि करेक्ट। सुसाइड हाँ, एक बहुत सरल चीज़ नहीं है, बहुत ईज़ी नहीं है कि हमने सोच लिया और कर लिया। वो तो आप कल्पना करेक्ट। करो कि जो सुसाइड करता है, उसके ब्रेन में कितना ना प्रेशर होता होगा, कितना ना वो अपने आप दब को जाता है। बिल्कुल वो कर लेता है। मतलब एक तरीके से वो जीते जी मर ही तो जाता है।
तब वो करता है, तब उसको कहाँ पॉलिसी का याद रहेगा। हाँ इसलिए एलआईसी ने उसको एक साल का टाइम फिर भी दिया है कि 1 साल से पहले हम इस पे क्लेम नहीं करेंगे। अगर 1 साल हो जाता है तो सुसाइड पर भी क्लेम मिलते हैं। ये तो मुझे मैक्सिमम नहीं अगर अपन पता था। मैं निष्कर्ष तो की यही बात सोचती थी कि सुसाइड बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते। मैं तो ये इसी इम्प्रेशन में थी। ना 1 साल के बाद में क्लेम होता है बिल्कुल, सुसाइड का क्लेम मिलता है, एलआईसी देती है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन आपने ना एक बोला एक्सीडेंट पे इट इज कंपेरेटिवली इजियर क्योंकि वहां पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। मेरी तो अपनी फैमिली में हुए हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ का हुआ है, उसका हस्बैंड 6 महीने पॉलिसी करी थी, जीवन आनंद पॉलिसी की थी उन्होंने, और 10 लाख यानी 20 लाख की पॉलिसी थी, और शायद प्रीमियम पे ही हो पाई थी एक प्रीमियम, और एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी, पूरा क्लेम मिला था उसको। बहुत सारे केसेस हुए। अगर उसमें भी कोई ड्रिंक एंड ड्राइव जैसा कोई केस हो, अल्कोहल कंजम्पशन हो या किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन हुआ हो और फिर उसका एक्सीडेंट हुआ हो, तो तो फिर क्लेम क्या नहीं मिलेगा, उसमें भी क्लेम मिलने के नहीं चांसेस मिलेगा, हैं? नहीं मिलेगा। नहीं मिलता एफआईआर है। रिपोर्ट लगाई इसीलिए जाती है, एफआईआर रिपोर्ट ली ही इसीलिए हम्म जाती है कि एफआईआर में वो लिखते हैं ना कि भाई ये इसने ड्रिंक वगैरह कर रखा था, ये वो, तो क्लेम नहीं मिलता, तो क्लेम नहीं मिलता। एक्चुअली ना ये जो पॉलिसी की जो बात है इसमें लोगों की एक जो बड़ी शिकायत है सोसाइटी में वो ये है कि बेनिफिट्स की तो एजेंट भी बात करता है, एडवर्टीजमेंट्स भी बात करते हैं, लेकिन जो छोटी चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जिनकी वजह से क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जाता है। और इसीलिए जब हमको चाहिए होता है तो हमें मिल नहीं पाता और हमें पता भी नहीं होता कि फलाने फलाने रीजंस की वजह में नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने वैसे तो आपके इन दोनों ही बातों का प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। एक तो ये कि चाहे जिससे हमको एलआईसी की पॉलिसी नहीं लेनी है, हमारे कोई आसपास हो, हम उसको जानते हो, उसके काम के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, जिसको हम अपना फैमिली एजेंट बना पाए, एक तो आप उस व्यक्ति से पॉलिसी लीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपके आसपास का होगा, आपके परिचय का होगा, तो वो आपको चाय जैसी कम जानकारी के साथ में पॉलिसी नहीं पकड़ा पाएगा। वो आपको पूरी रिलायबल तरीके से आपको पॉलिसी देगा आपको। उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी आपको एक अच्छी पॉलिसी देना, है ना? और यही चीज़ पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी है, जो पॉलिसी लेना चाहता है। वो अपने एजेंट से हर एक चीज़ क्लियर करे, हर एक चीज़ बताए उसको कि भई मेरी ये नीड है, मैं इतना पे कर पाऊँगा, मेरे साथ में ये फिज़िकली मेरे साथ में ये परेशानियाँ हैं। अगर कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट है तो मेरा मेडिकल कराया जाए, सब कुछ जब सारी जानकारियों के साथ में पॉलिसी होती है, प्रपोज़ल कंप्लीट होता है, उसका पॉलिसी नंबर अलाउड होता है, आपको क्लेम मिलेगा ही, क्योंकि एलआईसी ने उसको एक्सेप्ट किया है, तभी आपको पॉलिसी नंबर इश्यू किया गया है। करेक्ट। जी, लेकिन जी, जैसे मान लो आपको नहीं पता है कि ये पर्सन ए जो है ये अल्कोहल भी कभी कभार कंज्यूम कर लेती है या ये जी, पर्सन भी है ये कभी कभी किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन ले रहा है और उस पर्सन जी, ने उसका रिलेशनशिप तो अच्छा है लेकिन उसने भी इस चीज को आपके साथ डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो कोई हैबिचुअल नहीं है, कभी कभार यहाँ वहां ले लिया, सोशलाइज कर रहे हैं तो, और हुँ, अनफॉर्चुनेटली उस इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और जी, अनफॉर्चुनेटली उसने उसी समय पे किसी गैदरिंग में गया था और थोड़ा सा मे बी थोड़ी सी वाइन ले ली या थोड़ा सा कुछ भी हल्का फुल्का, हुँ, लेकिन रिपोर्ट हुँ, में तो अब वो आएगा, वो शो हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल, एक्चुअली देखिए चीट तो आपने भी नहीं किया उसके साथ और वो भी चीट नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक हैबिचुअल ड्रिंकर नहीं है तो उसने जरूरत भी नहीं महसूस करी कि वो आपको ये चीज बताए। हुँ, लेकिन ये एक हुँ, इन्फॉर्मेशन अगर मान लो आप दोनों के बीच में नहीं हुई इस मैटर पे बात और आपने बहुत अच्छी पॉलिसी दी थी उसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो रिपोर्ट में आ गई तो भी उस इंसान को उसका वो अवेल नहीं कर पाता है। तो जी, ऐसा मतलब ये मेरे ख्याल से आपने जो सेकंड पॉइंट भी बोला ना कि पॉलिसी होल्डर के लिए जो ले रहा है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर चीज जान ले कि किन केसेस में उसकी पॉलिसीज रिजेक्ट हो सकती है, वो डेलिबरेटली इस बिल्कुल, क्वेश्चन को पूछे चाहे जिससे भी ले। बिल बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल। जरूरी है। हाँ, मैंने हम्म कहा ना कि दोनों का सही ज़रूरी बात। है, एजेंट को भी बताना ज़रूरी है और पॉलिसी होल्डर को भी, जो वो पॉलिसी खरीद रहा है ना, उसको भी अपनी सारी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो लास्ट में हमारा उद्देश्य हम्म क्या है? पॉलिसी के बेनिफिट्स लेना, और अगर मुझे इन बिल्कुल। कारणों से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो एजेंट की ड्यूटी बनती है वो सारी चीज़ें पहले से बताए कि भई ये कंडीशंस है, यहाँ आप पॉलिसी की प्रीम बेनिफिट नहीं ले पाओगे।
सिंपल सी बात है। हम्म। और प्रैक्टिकल में कई बार करेक्ट, क्योंकि मैंने हो एक केस जाती है ऐसा बहुत। देख लिया था करता हूँ, बट उस हुँ, वो ड्राइवर थे, तो वो जिसके भी ड्राइविंग करते थे वो ट्रैवल करते थे आउटसाइड, और वो कभी कभी चॉकलेट्स ले आते थे अब्रॉड से, और हुँ, वहां पर लिकर चॉकलेट्स भी मिलती हैं जिसमें हल्का फुल्का लिकर होता है। उनकी अच्छा। किस्मत इतनी खराब थी कि उन्होंने जिस दिन वो लिकर चॉकलेट्स खा ली कुछ, उस दिन ही उनका एक्सीडेंट हो गया। हुँ, और जब वो जी। क्लेम करने गए तो पहले तो उनका पेपर वर्क में ही उनको बहुत घुमाया इंश्योरेंस वालों ने। तो वो हुँ, प्रोसेस जब पूरा कंप्लीट हुआ भी, तो लास्ट में रिपोर्ट में क्योंकि थोड़ा सा अल्कोहल का वो आ गया प्रिंट, तो फिर उनकी पॉलिसी उनको वो अवेल नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो ये सब चीजें वही मैं कह रही हूँ ना, देखो बहुत नहीं देखो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये तो जानकारी होना ही चाहिए ना। और ये देखा जाए तो ये अच्छी बात भी है कि हमको मालूम हो, और हम कम से कम इस बहाने ही सही हम इन सब चीज़ों से बचें, अच्छा ही है ना? बच के रहें, सही बात। हुँ, हाँ। एटलीस्ट ड्राइव ड्राइव कर रहे हैं तब तो इस चीज को ध्यान में रखें, देखो हमने इतना खर्चा करा है, हमने नहीं पॉलिसी तो ले रखी है, अगर कुछ हो भी गया हाँ, तो हमें बिल्कुल। बेनिफिट और भी नहीं मिलने वाला है। कम से कम देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, ये भी एक ये बात एक-दूसरे से जुड़ी हुई है कि जो समझदार और जागरूक व्यक्ति होगा, जिसको अपने परिवार की परवाह होगी, है ना? तो पहले तो वो व्यक्ति ये काम करेगा ही नहीं। और खासकर जो व्यक्ति ने पॉलिसी खरीदी जी। हुई है और इतना समझदार है, तो वो करेगा ही नहीं। दोनों ही चीज़ें एक-दूसरे से रिलेटेड है। और बाकी तो फिर ना बिल्कुल। इत्तेफ़ाक अगर कुछ होना है डेस्टिनी में, तो वहाँ तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता ना, कुछ नहीं कर कर ही नहीं सकते। सकता, एब्सोल्युटली। है ना? जी। हाँ, ओके। बहुत अच्छा लगा मैम आज आपसे बात कर आपने बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मेरे मिसकंसेप्शंस, आई एम श्योर अदिति के भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे, वो आपने आज हमारे इस एपिसोड में क्लियर करे हैं। और लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें आपसे डिस्कस करना है। मुझे बेसिकली ये जानना था कि आईटी का क्या रोल है अब एलआईसी में, और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो मुझे क्लियर करने हैं आपसे। तो अभी समय के अभाव होने के कारण हम इसको आगे नहीं बढ़ा रहे। लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ, वादा चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम फिर से आएँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, फिर बहुत सारी जो बची हैं वो सारी चीज़ें हम फिर से डिस्कस बिल्कुल, बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल दूँगी। ठीक है? थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक यू सो थैंक यू थैंक सो मच। मच मैम, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा आज मच। आपसे बात ओके, करके। ओके, ओके, बाय। बाय। बाय।